तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे, पहला चैप्टर तो हम लोगों ने कर लिया था बच्चों। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की वस्तुओं के समूह बनाना। तो बच्चों आप लोग जैसे स्कूल में अपने पढ़ते होंगे तो आपके सर इंग्लिश में पढ़ाते होंगे, हिंदी में नहीं कोई चीज़ बताते, तो देखो आपको हिंदी में चीज़ें ज़्यादा पता होंगी तो आप इंग्लिश में अच्छे उनको समझ पाओगे। हाँ सर हिंदी में हम ये पढ़ चुके हैं, ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे साइंस की वस्तुओं के समूह को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वीडियो अपनी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको एकदम बेहतरीन सा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। बोल रहा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर जैसे कुर्सियाँ हो गई, बैलगाड़ियाँ हो गई, साइकिलें हो गई, खाना पकाने तथा बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृति, रंग, वर्ण, गुण तथा भिन्न होते हैं। तो बच्चों जितनी भी हम चीज़ें हम देखते हैं जीवन में, जैसे हमने कुर्सी देखी तो कुर्सी कोई काले रंग की होती है, कोई भूरे रंग की होती है। ठीक, अब जैसे बैलगाड़ी देख ली तो बैलगाड़ी में 2 पहिए होते हैं, चक्के टाइप के लकड़ी के पहिए होते हैं, उस पर 2 बैल घसीटते हैं, एक व्यक्ति हाँकता है इस तरीके से। ठीक है बच्चों, साइकिल देख सकते हो, काली साइकिल भी होती है, किसी की रेड साइकिल होती है ना। खाना पकाने के बर्तन भी स्टील्स के होते हैं। ठीक है, उनका भी सफ़ेद कलर होता है। कुछ प्लास्टिक के बर्तन होते हैं। ठीक, कुछ पुस्तकें होती हैं, उनका भी कुछ रंग कलर होता है। ठीक है, खिलौने भी होते हैं, उनका भी रंग कलर होता है। जल का कोई पानी रंगीन नहीं होता है, पत्थर काला होता है। तो ऐसे बहुत सारी भिन्न भिन्न वस्तुएं होती है जो हम लोग चित्र 2.1 में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अपनी बुक खोल के रखिएगा बच्चों और उनको देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि आप अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद है, जैसे रबड़ की गेंद है, फुटबॉल है, कंचे भी सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची के लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो इसमें सेब, संतरा, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो गोल वस्तु का मतलब बेटा क्या होता है कि गोल वस्तु का मतलब होता है कि कोई, जैसे आपने बॉल ले ली, सेब ले लिया, संतरा ले लिया बेटा, तो ये सब कैसे होते हैं बेटा? गोल होते हैं। ठीक है, अब देख लो ये सारी वस्तुएं आपकी दी गई हैं। ठीक है बेटा, तो देख सकते हो ये इतनी सारी वस्तुएं दी गई हैं ना। तो ये सारी वस्तुएं हैं जो हम डेली लाइफ में बच्चों हम लोग देखते रहते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो अपने चारों ओर की वस्तु इस तरीके से हम लोग देखते हैं। आगे दिया गया है बेटा, मान लीजिए, कह रहा है कि मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं, जैसे बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप, नलियाँ। इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुएं इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। देखो किसी वस्तु को समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। जैसे आप बोतलों का समूह बना दो, पानी पीने वाली बोतलों का समूह बना दो, किताबों का समूह बना दो, कंचों का समूह बना दो। ठीक है, चेयरों का समूह बना दो। ठीक, इस तरीके से बोल रहा है। वस्तुओं का समूह बनाने बहुत से ढंग है। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं के समूह में उनकी आकृति जिस पदार्थ से बने हों उसके आधार पर हमने बांटा है। फिर आगे दिया गया है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो होती हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। तो हमारे चारों ओर की जो वस्तु होती है वो एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। देखो लकड़ी भी होती है, वो भी दोनों मिक्स होती है, बोतल भी होती है, वो भी मिक्स पदार्थ बनती है, सोना भी होगा वो भी मिक्स होता है, चांदी वो भी मिक्स होता है। ठीक, तो ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विचार कर सकते हैं? तो और भी सोना चांदी ले लो आप। ठीक, हीरे जवाहरात। बोल रहा है क्रियाकलाप करिए। कह रहा है कि आइए अब हम अपने चारों ओर की जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? जैसे चाक होगी, पेंसिल होगा, नोटबुक होगा, रबड़ होगी, डस्टर होगा, ठीक है, झाड़न होगा, हथौड़ा होगा, कील होगा, साबुन होगा, पहिए होंगे, आरा होगा और बैट होगा। तो ये हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। ठीक, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक और आलू। हम वस्तुओं के ऐसी सूची में भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। उदाहरण जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कक्षा में ले नहीं सकते, ट्रैक्टर भी नहीं ला सकते हैं, वृक्ष भी नहीं ला सकते, एक बड़ा होता है, दरवाजे भी नहीं ला सकते कच्चे में, है ना बच्चों।
तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आगे दिया गया है, देखो अगर आप एक मिनट, अगर उसने डायग्राम दिया है, चित्र दिया है, तो चित्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, चित्र इधर नहीं है, चलो ठीक है। आगे दिया गया है बच्चों, यहाँ से आपका चालू है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह को सभी वस्तु कागज अथवा लकड़ी बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तु इन पदार्थों में नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। तो खाना पकाने का मतलब क्या होता है कि बच्चों, हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं और उनका उपयोग भी नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी है, लकड़ी खाने बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज को लिखने में प्रयोग किया जाता है। बोल रहा आइए हम कह रहा है कि आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 2.1 में है, उनकी ठीक सूची बनाना। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिएगा। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें सभी जितनी वस्तुएं संभव है सभी आ जाएं। तो आपको जो एक्सरसाइज सारणी 2.1 में इतनी सारी वस्तुएं लिखनी है जिसमें पूरी की पूरी सभी आ जाएं। उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतिक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुएं के पदार्थ के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। तो किसी भी वस्तु के बारे में अगर आप पता करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए मित्रों, शिक्षक और अभिभावकों से विचार विमर्श कीजिएगा। तो हमें विचार विमर्श करना, जैसे सारणी दी गई 2.2 में, ठीक, वस्तुओं तथा पदार्थ जिनमें ये बनी है। तो देखो किस प्रकार की वस्तुएं बनी है आप देख सकते हो। जैसे प्लेट मतलब थाली किसकी बनी होती है? इस्पात, कांच, प्लास्टिक की बनी होती है। पेन प्लास्टिक धातु का बना होता है, ठीक। और भी आप लिख सकते हो, जैसे चीज़ें ले लो, किताब, तो बुक जो होती है वो कागज की बनी होती है, ठीक है। और ले लो, और बहुत सी वस्तु होती है बेटा, ले सकते हो, है ना आप, ठीक। चीज़ों को ऐसे पढ़ना है, ठीक। बोल रहा है बूझो जानना चाहता है, बूझो कह रहा है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थ को उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में भी किया था। हाँ, वाकई में किया जाता है। जैसे कोई भी एक पदार्थ है, जैसे मान लो पदार्थ का मतलब कोई भी चीज़ ले लो, प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक कुर्सी ले लो, तो प्लास्टिक कुर्सी एक पदार्थ थोड़ी मिलती है, ठीक। तो ये भी 2 से 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है बेटा, ठीक। आगे दिया गया है, अब प्रयास करके इनकी जानकारी दैनिक उपयोग में होने वाली वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः सूची में 2 में की गई हैं। बोल रहा है कि इन सब सारणियों में से हमें क्या पता चलता है। पहले हमने वस्तुओं के कई ढंग से समूह में रखा। इसके पश्चात हमने यह पता किया कि हमारे चारों ओर की वस्तु विभिन्न पदार्थों से बनी है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी हुआ है कि एक वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर भी एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। ये कैसे निश्चित किया जा सकता है कि एक से अधिक हम पदार्थों से कैसे वस्तु बना सकते हैं। तो दिया गया, देखो लकड़ी देख लो, लकड़ी से क्या क्या बनता है? कुर्सी बनती है लकड़ी से बेटा, मेज बनती है, हल बनता है, वही हल जो खेत जोतता है, बैलगाड़ी होती है, ठीक। कागज से क्या बनता है? पुस्तकें बनती है, नोटबुक बनते हैं, समाचार पत्र बनते हैं, खिलौने और कैलेंडर बनता है। अब देख लो चमड़ा क्या हो गया? चमड़ा से आपकी जो होता है लेदर जो बेल्ट बनती है आपकी, जो हम लोग देखते हो लगाते हैं, बड़े मतलब पापा लोग लगाते हैं, भैया लोग बेल्ट। प्लास्टिक से देखो, प्लास्टिक से आपकी बोतल बन सकती हैं बेटा, बोतलें बन जाती हैं। रुई से क्या बनता है? धागा बनता है बेटा, रुई से आपका धागा बनता है, ठीक है बेटा। तो रुई से आपका धागा बन जाता है। आगे दिया गया है, ठीक, कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। अब आगे दिया गया पदार्थों के गुण। तो बेटा देखो पदार्थों के गुण क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हमारा यहाँ से नहीं कट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा छोटा कर लेते बेटा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है। यह ध्यान में रखें कि हम गिलास का उपयोग समानता द्रवों को रखने के लिए करते हैं, इसलिए यदि हम सब कपड़े का गिलास बनाएंगे तो क्या होगा? पानी रुकेगा नहीं बच्चों उसमें। तो हमारा यह कार्य कभी हाथ से स्पर्श प्रतीत नहीं होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच या प्लास्टिक धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा।
तो कह रहा है कि हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन करना जाना चाहिए। तो देख लो, अगर आप कागज में पानी भरोगे तो कागज में पानी रुकेगा ही नहीं बेटा, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बोल रहा है कपड़े के गिलास का उपयोग करते हुए कोई महिला उस पदार्थ से गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। ठीक, अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है, नीचे लिखे गुणों की विवेचना कीजिएगा। तो वस्तुओं के समूह को बनना, अगली हेडिंग है आपकी वस्तुओं के समूह का बनना। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ इधर देख लेते हैं दिखावट। तो दिया गया है आपका दिखावट में क्या आ जाता है बच्चों, देख लो। पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है, लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु लोहे तांबे और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती जो लकड़ी में नहीं पाई जाती हैं। बेटा लकड़ी देखो ठोस नहीं होती, कमजोर होती, लेकिन लोहा ठोस होता है बच्चों, है ना। तो इस तरीके की हम समानताएं उस पर देख सकते हैं। क्रियाकलाप तीसरा दे रहा है, कह रहा है कि विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता हो गया, लकड़ी हो गए, तांबे का तार, एल्युमिनियम की सीट, चाक, छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीली पदार्थों के समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे आपको शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटे, ताजे काटे हुए पृष्ठों को ध्यान से देखिए। ठीक है, 2.3 चित्र में हमें देखना है। ठीक, तो अब देखो 2.3 की चित्र की बात करते हैं। तो बोल रहा है क्या आप, कह रहा है कि क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार का कोई चमक अथवा धुति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों को साथ कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया गया है, देख सकते हो। ये देखो किस तरीके से उसने लिया एक पदार्थ और एक पाइप है। अब पाइप को देखो किस तरीके से उसने दो होल किए हैं, दो होल मतलब होल वाले पाइप को दो तरीके से काटा है। बोल रहा है धातु के टुकड़ों की उनकी धुति देखने के लिए काटना पड़ता है। क्या देखने के लिए? धुति देखने के लिए काटना पड़ता है। अब धुति बच्चों क्या होती है? ये उनकी क्या होती है बच्चों? धुति होती है। ठीक है, आगे दिया गया है, बोल रहा है रेगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि धुतिवान हत्वा है कि नहीं है। बोल रहा पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुति होती है वो प्राय धातु होते हैं। जिन पदार्थों में धुति पाई जाती है बच्चों वो क्या होते हैं? धातु होते हैं, जैसे तांबा, लोहा, ठीक, एल्युमिनियम, सोना। इन धातुओं के उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतिहीन निष्पष्ट प्रभाव दिखाई देने लगती हैं। ठीक, फिर आगे बोल रहा है ऐसा, कह रहा है कि ऐसा उन पर वायु अथवा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। देखते होगे बेटा कि जब वायु और नमी के कारण का मतलब क्या होता है कि आप लोहे में जंग लग जाती तो नमी और वायु के कारण लोहे में जंग लग जाती है। इसलिए हम केवल ताजे कटे पृष्ठों पर धुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण कर रहे हैं तो धातु की छड़ों तथा ताजे कटे हुए पृष्ठों के देखने का प्रयास करें। यह देखें कि धुति है अथवा कि नहीं। अब आगे देखिए कठोरता क्या होता है। कठोरता का मतलब होता है किसी चीज़ में इतना कठोर होता है कि इसको मान लो कूटने से भी वो टूटे ना, काटने से भी ना कटे। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों पे दबाते तो उनमें कुछ दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है। जब कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं तो धातु एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, धातु का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य पदार्थों को अथवा वस्तु के पृष्ठों पर खरोचने का प्रयास कीजिएगा। तो कठोरता वस्तु पर आप चाहे लकड़ी लो, चाहे कील लो, मोमबत्ती लो, वो नहीं घिसेगा। ठीक है, बोल रहा है आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा व खरोचा जा सकता है वो कोमल पदार्थ कहलाते हैं। कोमल पदार्थ का मतलब वो होते हैं बच्चों जिनको आसानी से हम खरोच सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम कोमल पदार्थ कहते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। मतलब जिनको कूटना और काटना, खरोचना मुश्किल होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, दिया गया उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे धुति, कठोरता, रुच मतलब खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? ठीक, अब आगे दिया गया है आपका अगला पॉइंट, इधर आ जाते हैं हम लोग। दिया गया विलेय तथा अविलेय। देखो विलेय का मतलब क्या होता है? विलेय का मतलब होता है जैसे दूध को पानी में मिलाओ, दूध में अगर आप पानी मिलाओ तो पानी विलेय हो जाता है।
अविलेय का मतलब क्या होता है, जैसे पानी में आप रेत मिलाओगे तो नहीं मिलती, इसको क्या बोलते हैं, अविलेय बोलते हैं। बोला कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी और नमक, चाक पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी, बुरादे नमूने एकत्र कीजिए तथा कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी और दूसरे में नमक डालने को बोला। तीसरे में कुछ शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंतर्वस्त्र की चमक से विलोडित कीजिएगा। धीरे धीरे कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिएगा। परीक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। ठीक, तो हमें पूरा देखना है। आप देख सकते हो, ये देखो, ये विलेय है और अविलेय इस तरीके दिखा रहा है। बोला क्या लुप्त है और क्या नहीं है। लुप्त का मतलब क्या गायब हो गया है, क्या नहीं गिला हुआ। तो देख सकते हो कि नमक को क्या करते हैं, जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी भी हो जाती है जल में पूरी तरह लुप्त, लेकिन बेटा बालू नहीं होती है, चाक पाउडर भी नहीं होता है। ठीक है, और लकड़ी का बुरादा भी बेटा पानी में पूरे तरीके से नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, पता करनी है। आगे दिया गया है, आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः, बोल रहा है कि आप पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः विलीन हो जाते हैं और कुछ घुल जाते हैं। हम कह सकते हैं कि पदार्थों में जल में विलेय है। जो घुल जाते हैं वो क्या कहेंगे बच्चों, पदार्थ जल में विलेय। जो नहीं घुलते उनको कहेंगे अविलेय। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते। ये पदार्थ जल में क्या होते हैं, अविलेय हैं। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के कार्यों प्रक्रियाओं में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या द्रव में जल में विलीन हो जाते हैं, क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे देख सकते हैं क्रियाकलाप करके बोल रहा है, सिरका और नींबू का रस, सरसों का तेल तथा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य किसी द्रव को एक नमूने में एकत्र कीजिए। कांच का गिलास लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिएगा। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और परीक्षण कीजिएगा। तो बेटा देखो, नींबू हो जाए, चाहे सिरका हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, वो द्रव में बेटा नहीं मिलता। ये अविलेय पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ जल और कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं होते हैं। बोल रहे हैं जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सकें उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षण को सारणी 2.4 में लिखिए। ठीक, हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं होते और कुछ समय तक ऐसे छोड़ देने पर अपनी परत पृथक कर बन जाते हैं। अगर ये वस्तुओं के समूह को बनाना क्या होता है, देखो बेटा, देखो बेटा, दिया गया कुछ समान द्रवों की जल में विलेयता। कुछ समान द्रव में जल की विलेयता आप पढ़ोगे हेडिंग, कुछ समान द्रवों की जल में विलेयता क्या होगी। देखो दिया गया है, द्रव भली भांति मिश्रित होता है, मिश्रित नहीं होता। बोल रहा है सिरका क्या होता है, भली भांति मिश्रित होता है। देखो सिरका को आप पानी मिला दोगे तो मिश्रित हो जाएगा। नींबू का रस भी मिश्रित हो जाता है। सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता बेटा। नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता। केरोसिन भी मिश्रित नहीं होता, ना सरसों का तेल मिश्रित होता। तो सरसों का तेल और नारियल का तेल और केरोसिन मिश्रित नहीं होता। आगे दिया गया बूझो सुझाव देता है कि हम यह भी जांच करनी चाहिए कि हमने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं या नहीं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती हैं। हाँ, कुछ गैसें होती हैं जो जल में विलीन होती है, जैसे ऑक्सीजन जल में विलीन होती है, जल में विलीन होती है। तभी तो मछलियाँ सांस ले पाती है ना बच्चों। देखो मछलियाँ जब ही सांस ले पाती है जब उसमें जल में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन में विलीन होती है। 18 मिनट हो गए, 19 मिनट हम लोग वीडियो अभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग पूरी कर लेंगे, है ना। कुछ गैसें जल में विलेय हैं जबकि कुछ अन्य नहीं होती। समानतः जल में गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन हो जाती है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं और पादपों के उत्तर जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने अभी बता दिया बेटा, जो ऑक्सीजन होती है वो जल में क्या होती है, विलेय होती है। आगे दिया गया वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। हाँ, कुछ वस्तुएं हल्की जो वस्तुएं होती हैं जिनका घनत्व तो अधिक होता है वो द्रव में डूब नहीं सकती हैं। दिया गया क्रियाकलाप 4 में करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में कुछ द्रवों के साथ ऐसा देखा होगा, इनमें कुछ पदार्थों जल में मिश्रित नहीं हो पाए हैं, जल में पृष्ठ के आकार तैरने लगते हैं। ठीक, तो देख सकते हो जल में डूबती हुई है धरती वस्तु। तो देखो लोहे का सिक्का अगर होगा वो भी डूब जाएगा, की होगी आपकी चाबी होगी वो डूब जाएगी, लेकिन टमाटर हो गया, पत्ती होगी, लकड़ी होगी, वो नहीं डूबती है, वो तैरती रहती हैं। ठीक, बोल रहा अन्न डूब कर गिलास में तली पहुंच गए हैं। क्या सही नहीं है कि हम ऐसा बहुत से उदाहरण देख सकते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं।
किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? ठीक, इन सभी का देखो, शहद को डालो वो भी क्या होगा, पूरी तरीके से मिल जाता है क्योंकि चाशनी होती है। बूझो ये जानना चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के पांच उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं, कुछ डूब जाते हैं, इन देखने के लिए आप परीक्षण भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आगे दिया गया है पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। आपने लुका छुपी का खेल तो खेला होगा, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना होगा ताकि दूसरे को दिखाई न दे। तो देखो, आपको मोस्टली ऐसे चीज़ों में दिखाई देगा जहां पर कोई दिखाई नहीं देता। दीवार के पीछे छुप जाओ, किसी कार के पीछे छुप जाओ, ठीक है, या किसी अलमारी के पीछे छुप जाओ तो जहाँ पर कोई चीज़ दिखाई नहीं। अब शीशे के पीछे छुप जाओगे तो दिखाई दोगे। ठीक है, अपने इन स्थानों को ही चुना। क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छुपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे को देखकर आपको पता लगा सकेगा। वही चीज़ आ गया, शीशे के पीछे आप लोगों को नहीं छुपना चाहिए। उन पदार्थों तो सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, है ना, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ठीक, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के कुछ उदाहरण हैं। दुकानदार में बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थ कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पत्रों में रखना पसंद करते हैं ताकि बच्चों को दिखाई देगा कि यहाँ पारदर्शी पदार्थ है, तभी वो देख के खरीदेंगे, नहीं तो बच्चे कोई नहीं खरीदेगा। हम खुद नहीं खरीदेंगे, आप कैसे खरीद लोगे? हम खुद नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब देख लो पारदर्शी कुछ पदार्थ हैं, मुखावट पारदर्शी और पारभासी। तो देख सकते हो इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें मैंने कुछ दिखा, लेकिन इसमें पूरा साफ साफ दिखा, तो ये पारदर्शी है, ये पारभासी है, कुछ है ही नहीं इसमें। बोल रहा है, देख लो दुकानदार चॉकलेट टॉफी रखे है, ट्रांसपेरेंट है, दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप ये भी नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स में गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता अथवा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। तो लकड़ी, गत्ता और कुर्सी ये सब अभी अपारदर्शी होते हैं। हम समझते हैं कि बिना किसी भांति के या भ्रांति के समझे हुए पदार्थों के वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी समूहित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6 कागज की एक शीट लीजिए, इसमें ऊपर प्रदीप्त बल्ब को देखिए। अब क्या कह रहा है कि बल्ब को कागज की एक लेना शीट, और आपको ऐसे बल्ब में आपको ऐसे देखना। ठीक, तो दिखाई देगा, आर पारदर्शी नहीं होगा बेटा, नहीं दिखाई देगा। ठीक है, कागज बोल रहा है कि उसमें कुछ बूंद की तेल डाल दो या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब का दोबारा ध्यान में देखिए। आप ये देख सकते हैं कि क्या पाते हैं कि बल्ब हमें पहले से की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इन चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं या नहीं? कदाचित नहीं बेटा, नहीं देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख नहीं सकते परंतु स्पष्ट नहीं दिखा सकते, वो पारभासी कहलाते हैं। पारभासी मतलब तेल से लगी वस्तु, उनको पारभासी बोलते हैं। ठीक, जिनमें नहीं दिखाई सकते। बोल रहा कि कागज पर लगे तेली धब्बे को याद कीजिएगा। ठीक, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण करने के लिए किया था। अब वह पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थ कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? अरे यार, पन्नी ले लो, पन्नी में तेल डाल दो, हाल करो, तब भी नहीं दिखाई देगा। ठीक, खुरदरा हुआ शीशा ले लो आप। हम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी समूह को बांट सकते हैं। बोल रहा पहली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के एक कांच में हथेली पर ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च को स्विच ऑन करके हथेली को दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। क्या वह जानना चाहते हैं कि आपको हथेली की अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी है? तो बेटा पारभासी है, क्योंकि हमें टॉर्च अगर आप लगा दोगे तो उसके आर पार दिखाई नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये पारभासी ही हो जाएगा। आगे दिया गया, हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी एक भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग से भिन्न भिन्न होते हैं। जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, अथवा पारदर्शी व अपारदर्शी व पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों के समूह के गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। बोल रहा है, हमें पदार्थों के समूह को रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम वस्तुओं का भंडारण समानता इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था हम आसानी का उनका पता लगा सकते हैं। हम सभी जगह वस्तुएं अपने हिसाब से रखते हैं ताकि हम जब ढूंढें तो उनको हम पता लगा सकें। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। अब बोल रहा है साबुन कह रहा है कि सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज दालों का भंडार किसी
अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार बोला समूहन के लाभप्रद होने के एक दूसरा कारण यह भी है कि पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा इन गुणों के किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। सुविधाजनक का मतलब क्या होता है बेटा कि 5 रुपये वाली चीज़ कि अगर बिस्किट हो तो आपने बिस्किट सभी एक तरफ रख दिए, चॉकलेट एक तरफ सभी रख दिए, निरमे का साबुन एक तरफ रख दिए, नहाने वाले साबुन एक तरफ रख दिए, दालें एक तरफ रख दी, चावल एक तरफ रख दिए, ठीक, तो खाने वाली चीज़ें एक तरफ रख दिए, ठीक है, शैम्पू एक तरफ रख दिए। तो इस तरीके से बेटा आप एक सीरीज होती है ना, तो बेटा ये हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक बेटा। तो क्विक रिवीजन ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। बोल रहा है कि हमारे चारों ओर वस्तुओं उनके प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। किसी भी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। वाकई में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी जिनका हम निर्माण में कर सकते हैं। किसी वस्तु को केवल एक पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। जरूरी नहीं हम किसी वस्तु को एक पदार्थ से बनाए, हम विभिन्न प्रकार के पदार्थों में बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वाकई में भिन्न होते हैं। लकड़ी का अलग होता है, कांच का अलग होता है, सोने का अलग होता है, चांदी का अलग होता है। कुछ पदार्थ दिखावट चमकदार होते हैं जबकि कुछ अन्य नहीं होते हैं, खुरदरे होते हैं तथा कुछ चिकने समूह के होते हैं। इस प्रकार के कुछ स्पर्श कठोर लगते हैं तथा कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं, जैसे चीनी और नमक जल में विलय होते हैं, जैसे रेत हो गई और मिट्टी के तेल अविलय होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कुछ पदार्थ जैसे लकड़ी, कुछ पदार्थ होते हैं जैसे कांच, ठीक, कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, कुछ अन्य लकड़ी और धातुएं और अपारदर्शी होते हैं तथा कुछ पारभासी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों के समानताओं विभिन्नताओं के आधार में समूह में बांटा जाता है, ठीक है। वस्तुओं की सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन पर एक साथ समूहित किया जाता है। हमें सुविधा के अनुसार हम सभी वस्तुओं को एक साथ रखते हैं। देखोगे आपके जो कपड़े होते हैं, आप कपड़ों को अपने एक साथ रखते हैं, जूतों की जगह रखते हैं, ठीक है ना। खाने वाली चीज़ें खाने एक समय में रखते हैं फ्रिज में। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो बेटा आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। चीज़ें अगर समझ में आ गई हैं तो आप कर सकते हो, अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स पर। अभी जाइएगा नहीं, देख लो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको मेरे से डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया 7376149306 7376141306। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप मेरे से कोई भी हो, XYZ, बड़े हो या छोटे हो, मेरे से बोल दीजिएगा क्लास 6 PDF भेज दीजिए, चैप्टर नेम बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। नो टेंशन, नो पेड क्लासेस, ठीक है। और बच्चों यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों।